कि जो बच्चे आप देखते हैं भीख मांगने वालों की गोद में, कभी आपने ये सोचा है कि वो बच्चे हर वक्त सोए क्यों रहते हैं? वो बच्चे मुरझाए हुए क्यों नजर आते हैं? वो बहुत लागिर क्यों नजर आते हैं? आप गोद में देखें, निढाली की हालत में वो बच्चे आपको नजर आएंगे। वहाँ 2 नौजवान लड़कियां आ गई, उन्होंने भी बुर्का पहन रखा था। तो उन्होंने तो मुझे बाकायदा मारना पीटना शुरू कर दिया, धक्के दिए, मुझे नाखून मारे और बिलाखिर वहाँ पर मुझे ये बताना पड़ा कि मैं एंकर हूँ। फिर वो वहाँ से भाग गई। वो मुख्तलिफ दूर दराज के शहरों से, देहातों से आए होते हैं, अपने घर वालों को बताया होता है कि हम नौकरी कर रहे हैं, और जब वो शहरों में आ जाते हैं वो इस तरह से लिबास पहन लेते हैं, चेहरे पे मेकअप लगा लेते हैं और ख्वाजा सरा होने का ढोंग रचाते हैं और लोगों की जेबों से पैसे निकलवाते हैं। कम उम्र बच्चों को जब ये गुम हो जाते हैं घर से या गायब हो जाते हैं, उन बच्चों को किडनैप किया जाता है, बाद में उनको माजूर कर दिया जाता है, ये माफिया उनको अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो ये बहुत ही भयानक किस्म का माफिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हारिस भट्टी। आओ बात करें कि एक और एपिसोड के साथ मेरे साथ मौजूद है फराह इकरार साहिबा, और इनसे आज बात करेंगे अपने मुख्तलिफ तजुर्बात जो इन्होंने मीडिया में रहते हुए हासिल किए। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम अक्सर सफ़र कर रहे होते हैं तो ये कहती हैं कि भाई आपने इशारों पे खड़े किसी भी फ़कीर को पैसे नहीं देने। अब इसकी वजह है क्या? क्योंकि माजी में एक प्रोग्राम भी कर चुकी हैं, भिखारी का रूप अपनाया, और उसके बाद कराची की मुख्तलिफ सड़कों में भीख मांग के प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया। वो कैसे एक्सपीरियंस था और ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ कि उसके बाद इस चीज़ से नफरत हो गई कि किसी भी फ़कीर को रोड पे खड़े पैसे नहीं देने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारिस साहब की बात से मुझे लगा कि आप कहने लगे हैं कि सड़कों पर भीख मांगते मांगते एक दिन एंकर बन गए। नहीं ऐसे ही थंबनेल आते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये हो सकता है थंबनेल भी हम ऐसे लगा दें। ऐसे ही लगा दें, चले लगा दें, कोई बात नहीं। फराह इकरार साहिबा, आपने मीडिया में एक अरसा काम किया जी, और मुख्तलिफ रूप में आपने तजुर्बात भी किए, वो एक अलग है, लेकिन हम आज डिस्कस करेंगे भिखारी का रूप आपने अपनाया था। वो सोचे क्यों कि मैं ये भी कर सकती हूँ? भिखारी का रूप क्यों धारा, मैं आपको बताती हूँ। हुआ ऐसा कि बोल न्यूज़ में बड़ा एक क्रूशल टाइम हम लोगों ने देखा, जब वो बंद हो गया। हम काफ़ी महीने की हमें सैलरीज नहीं मिली थी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद मैंने भीख मांगना शुरू कर दी थी। तो मैंने समा न्यूज़ ज्वाइन कर लिया। सही। पहली एपिसोड करनी थी। हमारे जो प्रोड्यूसर थे वो कहने लगे कि मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज की हैं जो सड़कों पर, सिग्नल्स पर आपको भिखारी नजर आते हैं, जो आपको लगता है कि झुग्गियों से आ रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है, उस पर मैंने बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज की हैं। तो हम कुछ मुख्तलिफ तजर्बा करते हैं। मैंने पूछा कि क्या तजर्बा होगा वो। उन्होंने कहा कि आपको एक भिखारन का रूप बदलना होगा। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल टास्क इसलिए था कि किसी के आगे हाथ फैलाना, मांगना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं तो वो बच्चा थी जो माँ बाप से झिझकती थी कि पॉकेट मनी दे दो या पैसे मुझे दे दो, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल टास्क था। अच्छा जी, वो उसकी तस्वीरें आपसे मैं कुछ शेयर कर दूंगी जरूर। एक बहुत ही घर पे ऐसा लिबास जो बहुत पुराना रखा था, वो मैंने पहन लिया। उसके बाद आपने आसानी से एक चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया? अब बिल्कुल, मैंने कहा तजर्बा करने में क्या हर्ज है। बाद में हमने मजीद तजर्बात भी किए मुख्तलिफ तरह की चीज़ों पर, वो हम कभी बाद में बात करेंगे। तो मेरे चेहरे को एक अजीब सा उस पर मेकअप किया गया, डिफरेंट सा मेकअप किया गया। मुझे चादर ओढ़ा दी गई और पाँव में टूटी फूटी चप्पल पहना दी गई, और मैंने मुख्तलिफ जगहों जाने का तजर्बा किया। उसमें कराची की बहुत मशहूर रोड, शारा फैसल कराची के रहने वाले जानते हैं, नागिन चौरंगी भी कराची के रहने वाले जानते होंगे। वहाँ पर DHA के कुछ इलाकों में, क्लिफ्टन के इलाकों में, वहाँ पर जाकर मैंने भीख मांगी। उसमें मुख्तलिफ रूप धारे। एक में तो इस तरह मैंने आपको बताया गेटअप किया, एक में मैंने बुर्का पहन लिया, और वहाँ मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तजर्बात हुए। एक खातून मुझे ये समझाने लगी कि तुम यंग हो, यहाँ पर भीख मत मांगो, यहाँ के लोग अच्छे नहीं होते, वो जो नौजवान बच्चियां हैं उनको खराब रास्ते पर ले जाते हैं। वो खातून भी खुद भीख मांग रही थी। वो भीख मांग रही थी, एजेड खातून थी, और मैं देख रही थी कि पीछे एक बुजुर्ग ना बार बार, वो भी भीख मांग रहे थे, बार बार चक्कर काट रहे हैं, बार बार चक्कर काट रहे। फिर वो एक जगह जाते थे, आपस में कुछ गुफ्तशुनीद करते थे, फिर वो खातून आ जाती थी। फिर उन्होंने मुझसे जानने की कोशिश की कि आप यहाँ कैसे आई। अब दूसरा मुश्किल टास्क, झूठ बोलना, क्योंकि मुझे तो सच बताना नहीं था, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैंने एक कहानी घड़ी कि जी मेरे वालिदैन बहुत गरीब हैं, मुझे वालिद का इलाज कराना है, वालदा बीमार हैं, घर से वो लोग बाहर नहीं आ सकते। तो मुझे कुछ और समझ नहीं आया। ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। आप प्रोग्राम अवाम की आवाज़ है, उसकी एपिसोड से हम कुछ चीज़ें निकाल के शेयर भी कर देंगे। तो उसमें वो मुझे बता रही है, समझा रही है। फिर उसकी जगह, उसके बाद हम नागिन चौरंगी वाली साइड पे जाते हैं, तो वहाँ वो एक खातून मुझे धमकियाँ देती है कि तुम्हें मैं देख लूंगी, तुम यहाँ खड़ी कैसे हो गई हो, ये हमारा इलाका है, चली जाओ यहाँ से। फिर आसपास फकीरों का भी अपने इलाके होते हैं, माफिया है पूरा ये।
फिर उसके बाद वो एक आदमी आता है, वो मुझे समझाता है कि यहाँ से चली जाओ बच्चे, ये अच्छी जगह नहीं है, ये तो एरियाज होते हैं, तुम कहाँ से आ गई हो, तुम लग नहीं रही भीख मांगने वाली। हालांकि मैं बड़ी कोशिश की थी कि मैं भिखारन लगूं, लेकिन वो उस तरह बोला नहीं जा रहा था। फिर जब मुझे किसी से भीख मांगनी होती थी, वो सबसे मुश्किल टास्क था कि मैं उनसे कैसे कहूँगी मुझे पैसे दे दें। सबसे पहले कितने पैसे मिले थे आपको? मुझे याद नहीं, कोई 10 रुपए किसी ने दे दिए होंगे। काफी सारे पैसे जमा हो गए थे, वो फिर हमने किसी को बांट दिए थे। सही, काफी पैसे जमा हो गए। फिर इस तरह हम मुख्तलिफ जगहों पर जाते रहे, भीख मांगते रहे। हमें अंदाजा हुआ कि ये वाकई माफिया की सूरत में काम करता है। इससे पहले भी मैं ये तजर्बा कर चुकी हूँ, लेकिन ये एक डिफरेंट तजर्बा था क्योंकि हमने बहुत सारे इलाकों में जाके इस चीज़ को कवर किया। फिर साथ ही साथ हमें ये भी अंदाजा हुआ कि जो बच्चे आप देखते हैं भीख मांगने वालों की गोद में, कभी आपने ये सोचा है कि वो बच्चे हर वक्त सोए क्यों रहते हैं? वो बच्चे मुरझाए हुए क्यों नजर आते हैं? वो बहुत लागिर क्यों नजर आते हैं? आप गोद में देखें, निढाली की हालत में वो बच्चे आपको नजर आएंगे। फिर लाहौर में मैंने एक ऐसा ही प्रोग्राम किया, तो वो बच्चों को कफ सिरप पिलाया जाता है या नींद की कोई दवाई दे दी जाती है, और वो बच्चे उन लोगों के अपने जाती बच्चे नहीं होते हैं, वो किसी से बच्चा लेते हैं, उनको पैसे देते हैं और उस बच्चे को पूरा दिन सड़कों पर जमीन पर लिटा के सिरप पिला के उस पर कितना जुल्म करते हैं। वो बच्चा जिसकी उम्र अब ऐसी है कि जिसमें उसका ब्रेन डेवलप होना है, उसने ऑब्जर्व करना है, उसने देखना है, सीखना है, उसकी बॉडी को नरिशमेंट की जरूरत है, आप उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, फिर कराची वाली एपिसोड में ही एक जगह पर ऐसा हुआ कि मुझे सुरजानी टाउन का एक इलाका था, मुझे एग्जैक्ट उस इलाके का नाम याद नहीं। मैं वहाँ पर एक गन्ने का रस मिलता था, उसके पास भीख मांगने के लिए खड़ी हो गई। तो वहाँ 2 नौजवान लड़कियाँ आ गई, उन्होंने भी बुर्का पहन रखा था। तो उन्होंने तो मुझे बाकायदा मारना पीटना शुरू कर दिया, धक्के दिए, मुझे नाखून मारे, और बिलाखिर वहाँ पर मुझे ये बताना पड़ा कि मैं एंकर हूँ। फिर वो वहाँ से भाग गई। उनका ये कहना था कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, वो शख्स कौन है, तुम किसके साथ काम करी हो, किसके लिए काम करी हो, हमने आज से पहले तुम्हें यहाँ नहीं देखा, तुम किसी और इलाके की हो तो वहाँ जाओ। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो गया, पहले भी अंदाज़ा था, मज़ीद ये यकीन हो गया कि ये एक माफिया की सूरत काम करते हैं। जिस तरह जॉब पे जाते हैं हम लोग, बिल्कुल, ये टोलियों की टोलियाँ निकलती है, बाज़ औक़ात गाड़ियों से इनको ड्रॉप कर दिया जाता है एक स्पॉट पर, कुछ घंटे ये अपनी शिफ्ट करते हैं, उसके बाद अगली शिफ्ट लगती है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, आप किसी सिग्नल पर जाएंगे, आपको रोजाना की बुनियाद पर वही भिखारी नजर आएंगे। बिल्कुल वही होते हैं। आप अब एक नया रिवाज देखेंगे कि सड़क पर एक कपड़ा बिछाया हुआ है, बड़ी साफ सुथरी फैमिली वहां पर नजर आ रही है, अमूमन एक खातून और उसके साथ कम उम्र बच्चे होंगे, उन्होंने अपने सामने कुछ चीजें रख दी हैं, वो जाहिर ये करेंगे कि वो चीजें बेच रहे हैं, लेकिन दरअसल उसी माफिया के साथ वो मुंसलिक है। तो लोग हमदर्दी से पैसे ले भी और पैसे भी देते हैं, और इसमें बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। मैंने वही बताया कि वो उनके अपने बच्चे नहीं होते हैं। तो ये जब आपको ये अंदाजा हो गया कि माफिया की सूरत पर काम कर रहे हैं और इनके पीछे कोई और इस गैंग को चलाने वाला है, तो फिर आप कैसे उनको पैसे दे देंगे? तो जो आपका सवाल ये था कि मैं भिखारियों को पैसे नहीं देती हूँ, तो ये बात बिल्कुल सच है। मैं जब गाड़ी चला रही होती हूँ या रोड पे होती हूँ या मैं कहीं खाना खा रही हूँ, जो इस तरह पेशावर भिखारी मेरे पास आ जाते हैं, मैं उनको पैसे नहीं देती। एक आम भिखारी एक दिन में कितने पैसे कमा लेता है? आपने उस दिन में कितना, क्या तजुर्बा आपको हासिल हुआ? मैंने जो पैसे जमा किए थे वो हज़ारों में ही थे, और वो चंद घंटे में किए थे, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। एक दिन में? एक दिन में। इनका तो डेली का काम है। तो अगर मैं 8 घंटे की शिफ्ट में पैसे मांग रही होती, 8 घंटे एक ही शाहराह पर मौजूद होती, एक ही सिग्नल पर मौजूद होती, किसी जगह पर मैं कपड़ा बिछा के बैठ जाती, तो आप सोचेंगे वो जो चंद हजार थे वो उससे भी ज्यादा डबल हो जाते। तो ये हमें जो लग रहा होता है, जो उन्होंने भेस बनाया हुआ होता है, ये दरअसल भेस ही होता है, असल में ये नहीं होते। और बहुत सी जगहों पर मैं आपको ये भी बताऊं कि हम जिन ख्वाजा सराओं को सड़कों पर देखते हैं, वो ख्वाजा सरा नहीं होते, मर्द होते। ये वाकई ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो मुख्तलिफ दूर दराज के शहरों से, देहातों से आए होते हैं, अपने घर वालों को बताया होता है कि हम नौकरी कर रहे हैं, और जब वो शहरों में आ जाते हैं वो इस तरह से लिबास पहन लेते हैं, चेहरे पे मेकअप लगा लेते हैं और ख्वाजा सरा होने का ढोंग रचाते हैं और लोगों की जेबों से पैसे निकलवाते हैं। कुछ ऐसे लोग जो अल्लाह ताला की तरफ से जिनको माजूरी दे दी गई है, वो भी इसी माफिया का हिस्सा बन जाते हैं। और कुछ तो मैं आपको बताऊँ, इतना भयानक इंकशाफ हम पर हुआ कि कुछ छोटे कम उम्र बच्चों को जब ये गुम हो जाते हैं घर से या गायब हो जाते हैं, उन बच्चों को किडनैप किया जाता है, बाद में उनको माजूर कर दिया जाता है, ये माफिया उनको अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो ये बहुत ही भयानक किस्म का माफिया है, बहुत ही मकरू माफिया है, जिसके खिलाफ क्रैकडाउन भी होते रहे हैं। पंजाब पुलिस ने भी क्रैकडाउन किए हैं, सिंध में भी हम देखते हैं क्रैकडाउन होते हैं, और ये क्रैकडाउन के बावजूद भी ये काम करते रहते हैं। दूसरा, हारिस, इनके सीजन्स होते हैं। अच्छा, आप कभी अंदाज़ा लगाइएगा, जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो आपको भिखारियों की तादाद में इजाफा नजर आएगा।
बिल्कुल ठीक आपको है। वो जो पोस्टर प्लेकार्ड्स उठाए हुए नजर आएंगे कि हम बोल नहीं सकते, हमें दवाइयाँ चाहिए, हम पता नहीं हाँ। किस जगह से आए हैं, दिहाड़ी लगाने आते हैं। अच्छा, अमूमन मोहल्ला में भी होता है, रमज़ान रमज़ान में रेगुलर बेस पे आते हैं, आम रूटीन में जुमेरात को आते हैं या मंगल को आते हैं। ऐसा ही है, और बिल्कुल सही। शाहराहों पर बढ़ जाएगी उनकी तादाद। तो हम्म। ये भी उसी माफिया का हिस्सा है। तो फिर मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि जो लोग डिजर्व करते हैं, जो बिल्कुल सही बात सफ़ेद है। पोश हैं, हालांकि वो मुश्किल काम है कि आप उनको कैसे स्पॉट करें, कैसे तलाश करें, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको ऐसे लोग नज़र आ जाएंगे जो मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी का पहिया चला रहे हैं। उनके लिए आसान नहीं रहा है, मुश्किल है। अब तो अच्छे खासे लोगों के लिए आसान नहीं रहा है। बिल्कुल। उनकी मदद कर दें। ये तो पेशेवर भिखारी हैं, आप आपसे नहीं मिलेगा, किसी और से मिल जाएगा। इनका काम ही है। ये जो डायलॉग्स छोटे छोटे बच्चे आपके पास आके बोलते हैं, ये उसी माफिया का हिस्सा है। रटा और रटाया पढ़ाया होता है, वो सिखाया होता है। सीखे सिखाए होते हैं वो लोग। तो मुझे उन पर कोई हमदर्दी या तरस या रहम नहीं आता, क्योंकि मुझे उनकी असलियत मालूम हो चुकी है। अगर आज से चंद साल पहले जब मैंने प्रोग्राम नहीं किया था तो मैं भी रोकती थी, मेरा भी दिल पसीज जाता था, मैं भी बिल्कुल। उनको पैसे दिया करती थी। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ कि उनको पैसे दिए जाए।